Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing fine. So students, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके MHI 01 या 101 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने तीन वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं जिसके अंदर मैंने एंशंट एंड मेडिवल सोसाइटीज़ के काफ़ी सारे जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स डिस्कस किए थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। सो गाइज, अभी जो भी बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है वो है, इसमें आपको एक अकाउंट देना है ऑन द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो आपका रोमन एम्पायर था उसमें क्रिश्चियनिटी कैसे फैली। सो स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों ने क्लास 11th में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपका चैप्टर था रोम साम्राज्य वाला, रोमन एम्पायर से रिलेटेड। ठीक है, सो अगर आपको उससे थोड़ा बहुत कुछ याद है तो वो भी आप लोग अपने इस आंसर में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जो आप पहला पॉइंट डिस्कस करोगे इस आंसर में वो आप लोग बताओगे ओरिजिन्स एंड अर्ली स्प्रेड, की शुरुआत में ये कैसे फैला। तो यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है वो स्टार्ट हुई कब? विद जीसस नेजरेथ, अ जूइश टीचर हु प्रीच्ड अबाउट लव, रिपेंटेंस एंड कमिंग किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई आपके नाजरेत के साथ, जो एक यहूदी शिक्षक थे जिन्होंने प्रेम, पश्चाताप और भगवान के राज्य के आने में बारे में उपदेश दिया। आफ्टर जीसस वॉज crucified and resurrected, according to Christian belief, his followers, especially Peter and Paul, spreading his teaching. तो अब जब जो हमारे यीशु थे, जीसस थे, उनको क्रूज पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, देन फिर उसके बाद जो उनके अनुयायी थे ना, उन्होंने उनके धर्म को और भी ज़्यादा उनके धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था। सो यहाँ पर आप एक पहला रीज़न ये दे सकते हो कि धर्म का प्रचार। ठीक है, अब जो ये एपोस्टल पॉल थे ये कौन थे? तो ये थे पॉल ऑफ तारसुस, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने के लिए मिलता है क्रिश्चियनिटी के स्प्रेडिंग में। ठीक है, इन्होंने ज्यूइश कम्युनिटीज़ के बाहर तक इसको फैलाया। ही ट्रेवल टू मैनी सिटीज़ लाइक कोरिंथ एंड एफेसस एंड हिज लेटर्स बिकेम पार्ट ऑफ न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, सो जो क्रिश्चियंस हैं उनके पास उनकी बुक है न्यू टेस्टामेंट, तो उनके जो भी लेटर्स थे वो न्यू टेस्टामेंट के पार्ट बन गए। अर्ली क्रिश्चियन स्प्रेड देयर मैसेज सीक्रेटली एंड थ्रू पर्सनल स्टोरी, स्पेशली इन जूइश कम्युनिटीज अक्रॉस द एम्पायर। शुरुआत में ये लोग धीरे धीरे जो सीक्रेटली अपने मैसेजेस को, अपने धर्म का मतलब प्रचार इन्होंने करना शुरू कर दिया था। देन अब हम पढ़ेंगे कि क्रिश्चियनिटी जो है वो रोमन सोसाइटी में सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में क्या हुआ। So, as Christianity spread, it came into conflict with Roman religious practices. तो उस टाइम पर जो रोम के लोग थे ना, वो विभिन्न विभिन्न भगवानों की पूजा करते थे। रोम के अंदर लोग जो थे, ठीक है, जैसे कि सन गॉड हो गए, ठीक है, ऐसे भगवानों की वो लोग पूजा करते थे। और वो पॉलीथीस्टिक थे, यानी कि काफ़ी अलग अलग उनके भगवान हुआ करते थे। पॉलीथीस्टिक का मतलब होता है बहुदेववादी थे। ठीक है, इंक्लूडिंग द एम्परर, क्रिश्चियन रिफ्यूज टू वर्शिप रोमन गॉड्स विच लीड टू प्रोसिक्यूशन। अब जिन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया उन्होंने कहा कि भाई अब मैं रोमन गॉड्स की पूजा नहीं करूँगा, है ना। तो इससे उन्हें अत्याचार का सामना भी करना पड़ा था। फिर यहाँ पर है आपके क्या क्या अत्याचार हुए। तो एम्परस थे, एम्परस लाइक नीरो एंड डायोक्लेशियन प्रोसिक्यूटेड क्रिश्चियंस एक्यूजिंग दैम ऑफ ट्रेजन एंड एथिज्म। सो यहाँ पर उनके ऊपर देशद्रोह और नास्तिकता के आरोप लगाए गए। ठीक है, ईसाइयों के ऊपर, और उन्हें उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा था। उसके बावजूद भी जो ईसाई धर्म है वो बढ़ता चला गया। अब मैनी क्रिश्चियन वर मार्टियर्ड फॉर देयर फेथ, बहुत सारे क्रिश्चियन तो इस सारी चीज़ में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। सो उनके साहस ने और अधिक लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। अब सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं कुछ जिन्होंने रोमन सोसाइटी में क्रिश्चियनिटी को ग्रो करने में हेल्प की। यहाँ पर बच्चों मैं बता दूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग, मेरी वेबसाइट है हिंदुस्तान नॉलेज .com, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, देन फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ से अपनी रिवीजन कर लेना। यहाँ पर पैक्स रोमाना के बारे में क्या लिखा हुआ है। सो द रोमन पीस मेड ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन ईजियर, रोड्स टू अ कॉमन लैंग्वेज हेल्प स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। अब रोमन साम्राज्य में ऐसे कई सारे कारण थे जिसकी वजह से ईसाई धर्म बढ़ा था, जिसमें पहला कारण था यात्रा और संचार। अब क्योंकि रोम के अंदर लोग इजीली यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते थे, सो ट्रैवलिंग भी किसी भी, ये देखो कॉमन सी ही बात है, किसी भी धर्म का प्रचार होगा तो लोग जाएंगे जब यहाँ से वहाँ, तभी तो बताएंगे धर्म के बारे में। और यहाँ पर जो मार्जिनलाइज्ड लोग हुआ करते थे ना,
यानी कि वो लोग जो हाशिए पे थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, क्रिश्चियनिटी का मैसेज वहाँ पर गया और उन्होंने कहा कि पुअर, गरीबों से कहा, स्लेव से कहा, वुमेन से कहा कि आप हमारे इस धर्म को अपना लो, हम आप सभी को इक्वालिटी दिलाएंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी के एक लालच में भी लोगों ने उस टाइम पर इस धर्म को अपनाया। रोमन रोड्स एंड सी रूट्स अलाउड मिशनरीज टू ट्रैवल ईजिली टू डिस्टेंट प्लेसेस एंड सिटीज लाइक रोम बिकेम सेंटर ऑफ क्रिश्चियन एक्टिविटी। और धीरे धीरे जो रोम है वो खुद ही क्रिश्चियन एक्टिविटी का सेंटर बन गया। अब 4th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, ठीक है। तो ये 4th सेंचुरी में जो हुआ है, ये वाला पॉइंट आप इस आंसर में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हुआ था कन्वर्जन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। सो द की टर्निंग पॉइंट केम व्हेन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। वो खुद ही किस में कन्वर्ट हो गया? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। ही सॉ विजन ऑफ द क्रिश्चियन अक्रॉस बिफोर अ बैटल। आफ्टर हिज विक्ट्री ही इशूड एडिक्ट्स ऑफ मिलान लीगलाइज क्रिश्चियनिटी। तो उसने क्रिश्चियनिटी को एक लीगल दर्जा दिया। कॉन्स्टेंटाइन ने ऑर्गेनाइज की द काउंसिल ऑफ नियासिया टू हेल्प यूनिफाई क्रिश्चियन बिलीफ। सो ये इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से जो कॉन्स्टेंटाइन है उसने नाइसिया की परिषद का आयोजन किया ताकि ईसाई विश्वासों को एकजुट किया जा सके और आंतरिक विवादों को हल किया जा सके, ठीक है। फिर है आपका क्रिश्चियनिटी बिकम्स द स्टेट रिलीजन। अब जो क्रिश्चियनिटी है वो लेट 4th सेंचुरी में स्टेट का रिलीजन बन जाएगा, ठीक है। सो इन 380 सीई एम्परर थियोडोसिस मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर का एक ऑफिशियल रिलीजन बन गया। पगान रिचुअल वर बैंड एंड क्रिश्चियनिटी बिकेम सेंट्रल टू रोमन लॉ एंड गवर्नेंस। Pagan temples were closed and traditional Roman religious practices were discouraged and Christianity took over. तो जो उनका पगान वाला जो धर्म था उस पर रोक लग गई, ठीक है। उसके जो मंदिर वंदिर थे उनको बंद कर दिया गया। क्रिश्चियनिटी का पुराने जो धर्म थे उनका दमन हो गया और इस प्रकार से क्रिश्चियनिटी फैली। फिर आप लोग एक अपना कंक्लूजन दे देंगे कि जो क्रिश्चियनिटी है रोमन एम्पायर में उसमें हमें कई सारे कॉम्बिनेशंस फैक्टर्स दिखते हैं, जिसमें रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हमें सारे ही दिखाई देते हैं। क्रिश्चियंस का इतना ज़्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ इन लोगों का, पर फिर भी इन्होंने अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ के द्वारा जो कॉन्स्टेंटाइन जैसे एम्परर को ही अपना धर्म मनवा लिया और उसकी वजह से रोमन एम्पायर जो है एक प्रकार का क्रिश्चियन धर्म का हब बन गया। क्रिश्चियनिटी एक डोमिनेंट रिलीजन बन गया रोमन एम्पायर में और यूरोप का पूरा फ्यूचर ही क्रिश्चियनिटी पे डिपेंड हो रखा है। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो आपके इजिप्ट है वहाँ पर बच्चों क्या हैं, आपके पिरामिड्स हैं। सो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है पिरामिड्स और इजिप्टियन रिलीजन के बारे में। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। सो द पिरामिड्स आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। तो जो आपका एंशियंट इजिप्ट है वहाँ के मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट हैं आपके पिरामिड। दे वर बिल्ड एज टॉम्स फॉर द फेरो किंग्स एंड वर मेंट टू हेल्प दैम इन देयर आफ्टर लाइफ। तो क्यों बनाए गए थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो उनके फेरो किंग्स हैं उनको मरने के बाद, ठीक है, उनकी जो आफ्टर लाइफ है उसके अंदर ये हेल्प करेगा। द मोस्ट वेल नोन पिरामिड इज इन गीज़ा नियर कायरो। सो पिरामिड बच्चों प्राचीन मिस्र की क्या है? सबसे प्रसिद्ध धरोहर में से एक है। इन्हें फिरौन राजा के शव को रखने के लिए कब्र गृह के रूप में बनाया गया था ताकि यह परलोक के जीवन में मदद कर सके, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पर हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में बताएंगे। तो सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पिरामिड है आपका महान पिरामिड, ठीक है। फिरौन खुफू के लिए ये बनाया गया था। इट वाज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड और एंशियंट वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं उसमें इसका नाम था। देन द पिरामिड वर बिल्ट यूजिंग ह्यूज स्टोन ब्लॉक्स। ये बनाए कैसे जाते थे? तो बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं ना, स्टोन के ब्लॉक्स होते हैं, उनका यूज़ करके बनाए जाते थे। इनको बनाने में कई सारे साल लगते थे और काफ़ी सारे वर्कर्स लगते थे। दे वर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द फेरो बॉडी एंड बिलोंगिंग्स आफ्टर लाइफ। तो जो फेरो हैं उनकी जो मरने के बाद जो भी उनका शरीर है, उनका जो सामान है, उसकी सुरक्षा करना इनका उद्देश्य होता था। अब जो इजिप्ट का रिलीजन है बच्चों वो बेस्ड था पॉलीथीज्म पे, यानी कि वो कई सारे ईश्वरों की पूजा करते थे, है ना। तो इजिप्ट जो है वो बिलीव भी करते थे आफ्टर लाइफ पे, लाइफ आफ्टर डेथ। तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जो सोल है वो हमेशा जीवित रहती है अगर उसे सही तरीके से तैयार किया जाए तो। फिर यहाँ पर इजिप्ट के गॉड्स थे जैसे कि आपका रा, ओसाइरिस एंड आइसिस।
So the Egyptians worshipped many gods, each controlling different aspects of life. Some important gods are there. Ra, which is sun god. ठीक है, Ra कौन है? उनके sun god है, जो कि उनके मोस्ट पावरफुल गॉड है. ठीक है. देन फिर उनके ओसाइरिस हैं, द गॉड आफ्टर लाइफ. एंड आइसिस हैं, द गॉडेस ऑफ मैजिक एंड मदरहुड. शी इज वाइफ ऑफ ओसाइरिस. तो इस प्रकार से आप लोग उनके गॉड्स एंड गॉडेस के बारे में भी बता सकते हैं. फिर आप लोग बताएंगे आफ्टर लाइफ के बारे में. सो जो इजिप्टियंस हैं वो बिलीव करते थे इन एन आफ्टर लाइफ विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ देयर रिलीजन. तो उनके रिलीजन में आफ्टर लाइफ एक इंपॉर्टेंट चीज थी. दे बिलीव द सोल वुड बी जज्ड बाय ओसाइरिस and they had lived a good life. If they had lived a good life, they would enter a peaceful place called the field of reeds. तो वो कहते थे कि जब भी किसी कोई मर जाएगा तो उसके जो उसकी लाइफ है, ठीक है, उसकी लाइफ को जज किया जाएगा ओसाइरिस के द्वारा. ठीक है, ओसाइरिस के द्वारा उसकी लाइफ को जज किया जाएगा. अगर उस व्यक्ति ने अच्छे काम किए होंगे तो वो जो व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा? फील्ड ऑफ रीड्स में चला जाएगा, अच्छे जगह पे चला जाएगा. तो मिस्र वासियों ने कई देवताओं की पूजा की जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर शासन करते थे, जैसे कि आपके रा, ओसाइरिस एंड आपकी ईसिस. परलोक. मिस्रवासी परलोक में विश्वास करते थे. उनके धर्म का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था और उनका मानना था कि जो आत्मा का न्याय है वो कौन करेगा? आपके उनके ओसाइरिस करेंगे. ठीक है. देन द रोल ऑफ फेरो. अब फेरो का क्या रोल होता था धर्म में? सो दे वर कंसिडर्ड टू बी गॉड्स ऑन अर्थ. जो फेरो हैं उनको भगवान समझा जाता था पहली बात. एंड दे वर द इंटरमीडियरीज बिटवीन गॉड्स एंड द पीपल. तो वो लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे, भगवान और इंसान. तो ये हो गया आपका भगवान और ये हो गया आपका इंसान. इनके बीच में जो काम करते थे वो थे आपके फेरोज. ठीक है बच्चों. फिरौन का कर्तव्य था कि वे अनुष्ठान और बलिदान करें ताकि देवताओं को खुश रखा जा सके और मिस्र में समृद्धि बनी रहे. तो एक प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि मिस्र में दिव्य राजतंत्र का प्रभाव था. ठीक है. दे वर सीन एज लिविंग गॉड होरस, द गॉड ऑफ किंगशिप एंड द स्काई. Pharaohs were buried in grand tombs like the pyramids and had everything they needed for afterlife, including treasures, foods, and servants. So, अब फेरो के लिए बता रखा है ये कि जो आपके फेरो थे वो केवल एक पॉलिटिकल रूलर ही नहीं बल्कि एक रिलीजियस लीडर भी हुआ करता था. ठीक है. वो होरस जिसको वो लोग कहते हैं लाइक अ लिविंग गॉड की तरह थे लोगों के लिए. ठीक है. अब उनको टॉम्स में बड़े बड़े पिरामिड्स के अंदर उनको दफनाया जाता था. ठीक है. उनको ट्रेजर्स, फूड्स और सर्वेंट्स भी दिए जाते थे. ठीक है. फिर आता है आपका ममीफिकेशन का जो प्रोसेस था. तो जो इजिप्टियंस हैं वो बॉडी को प्रिजर्व करना चाहते थे फॉर आफ्टर लाइफ, जिसके लिए उन्होंने यूज़ किया ममीफिकेशन, अ प्रोसेस ऑफ एम्बाल्मिंग टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम डिकेइंग. इससे क्या होता है कि जो शरीर है वो सड़ने से बच जाता है. उसके बाद है ममीफिकेशन के प्रोसेस के बारे में कि जो इसमें कैसे ये होती थी. सो द बॉडी वॉज केयरफुली रैप्ड इन लिनन एंड प्लेस्ड इन अ टोम which with items that the person would need in the afterlife such as food, cloth and jewelry. So ये जो इनकी बॉडी है उसको लिनन के अंदर पूरा मतलब क्या करते थे वो लोग? रैप कर देते थे पहले बॉडी को. फिर उसके बाद जो भी आफ्टर लाइफ के बाद उसको बंदे को नीड होगी चीज़ों की वो सारी चीज़ें उसको दे देते थे, जिसमें उसका फूड, क्लोथ्स और ज्वेलरी आता था. So the pyramids and other tombs were built to protect the dead from robbers and to provide for their needs in the afterlife. These tombs were often filled with art, inscriptions and treasures. So ये जो tombs हुआ करते थे यहाँ पर काफ़ी और भी चीज़ें थी, जैसे कि परलोक के जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें प्रदान करने के लिए बनाई जाती थी. यहाँ पर हमें कला, शिलालेख और खजाने भी रखे हुए मिलते हैं. अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा टाउन से रिलेटेड, कि जो आपका यूरोप है और जो आपका एशिया है वहाँ पर जो टाउन्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है. सो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड टाउन्स इन द यूरोप बिगेन टू ग्रो, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हाई मिडल एजेस. दीज टाउन्स वर सेंटर्स ऑफ ट्रेड, कल्चर एंड गवर्नेंस. अब ये जो टाउन्स थे ये सेंटर हुआ करते थे ट्रेड का, कल्चर का और गवर्नेंस का. एंड देयर ग्रोथ मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम रूरल लाइफ टू मोर अर्बनाइज्ड लिविंग.
एज ट्रेड इंक्रीज टाउन्स ग्रो अराउंड मार्केट्स। आप क्या बताएंगे कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, जो टाउन्स भी बढ़े, रिवर पोर्ट्स बने, कासल्स बने, कई सारे जो टाउन्स है वो मोनेस्ट्रीज के पास बने, चर्चेस के पास बने। सो जो मेडिवल टाउन्स थे, दे वर बसलिंग विद ट्रेड। मर्चेंट्स वुड कम फ्रॉम वेरियस रीजन्स टू सेल गुड्स लाइक क्लॉथ, स्पाइसेस, वूल, वाइन। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता होगा कि मेडिवल यूरोप है क्या, है ना। सो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों की जो हिस्ट्री है ना, उसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं हम लोग। एक होती है हमारी एंशंट हिस्ट्री, जो बहुत ही पुरानी होती है। फिर आपका मेडिवल पीरियड होता है, फिर आपका मॉडर्न पीरियड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको यूरोप और एशिया के जो टाउन्स हैं, मेडिवल पीरियड में क्या चल रहा था वहाँ पर, वो कंपेयर करना था, ठीक है। तो यहाँ हम यूरोप का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग उसका टाउन स्ट्रक्चर देखोगे तो टाउन्स ऑफन हैड सेंट्रल मार्केट प्लेस। टाउन्स का सेंट्रल मार्केट प्लेस होता था, जहाँ पर जो व्यापारी हैं वो इकट्ठे होते थे नैरो स्ट्रीट्स और हाउसेस के पास। देयर वर ऑल्सो डिफेंसिव वॉल्स टू प्रोटेक्ट द टाउन्स फ्रॉम इन्वेडर्स। फिर होती हैं गिल्ड्स। सो इन मैनी टाउन्स गिल्ड्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग ट्रेड्स एंड क्राफ्ट सच एज ब्लैक स्मिथ। गिल्ड्स बना लेते थे, जो भी मतलब ये होते थे ना, वीवर हो गए, आपके बेकर हो गए, ये सब अपनी गिल्ड्स बना लेते थे, ताकि और अपनी ना लोकल पॉलिटिक्स करते रहते थे गिल्ड्स बनाकर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो मध्यकाल के दौरान यूरोप में नगरों का विकास हुआ, विशेष रूप से उच्च मध्यकाल। ये नगर व्यापार, संस्कृति और शासन के केंद्र थे। इनका विकास ग्रामीण जीवन से अधिक शहरी जीवन की ओर एक बदलाव था। अब वहां पर नगरों का उदय हो रहा था, बड़े बड़े जो नगर हैं, बंदरगाह हैं, ये बन रहे थे। हलचल रहती थी टाउन्स में, मसाले, ऊन और शराब बेचे करते थे। उसमें वेनिस, फ्लोरेंस और ब्रुजेस जैसे जो नगर हैं वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको नगरों के नाम लिख कर आने हैं, क्या है, वेनिस, फ्लोरेंस और आपका ब्रुजेस, ठीक है। फिर है नगर संरचना। तो नगरों में अक्सर एक केंद्रीय बाजार होता था, ठीक है बच्चों। क्या होता था नगरों में? एक केंद्रीय बाजार होता था, जहां व्यापारी इकट्ठा होते थे, ठीक है। और नगरों की रक्षा के लिए अक्सर दीवारें भी होती थी। कई नगरों में जो है वो क्या बना लेते थे, अपने गिल्ड्स बना लेते थे, ओके। सो क्या बनाते थे? गिल्ड्स बनाते थे, जो व्यापारों और शिल्पों जैसे लोहार, बुनकर और बेकर को नियंत्रित करते थे। ये जो गिल्ड है ये क्या करते थे? स्थानीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब हम बात करेंगे एशिया के टाउन्स की। जैसे अभी हम लोगों ने आपके यूरोप के टाउन्स की बात की, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट टाउन्स इन एशिया। एशिया में उस टाइम पर मेडिवल पीरियड एशिया में हम किसे कहते हैं? अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो एंशियंट पीरियड है वहाँ से आप लोग समझ सकते हो, जब आपके अशोक वगैरह थे, है ना, चाणक्य, अशोक, और उस टाइम पर बुद्धिज़्म फैल रहा था, जैनिज़्म फैल रहा था, वो एंशियंट हिस्ट्री है। तो मेडिवल में क्या था फिर? मेडिवल में थी आपकी सल्तनत, ठीक है, सल्तनत थी, आपका मुगल शासन था, ये सब था। So medieval Asia also had significant urban centers that played important roles in trade, politics and culture. Cities like Baghdad, Shangan and Delhi were major urban centers. ठीक है, तो एशिया में 3 सेंटर्स बताए हैं आपको, बगदाद, शंगान एंड दिल्ली। सबसे पहले आप लोग इसमें सिल्क रूट की बात करोगे। सिल्क रूट आपको पता है चाइना से कनेक्टेड था, चाइना से सिल्क आती थी और यूरोप में और बाकी एरियाज में फैली थी। So the Silk Road was major trade route that connected China, Central Asia and Middle East and Europe. Cities like Samarkand and Bukhara in Central Asia became important centers of trade. Trade के important centers ये बन चुके थे. Trade and culture in China, towns like Yong and Hanzhonghu were important cultural and political center. Chang'an modern day जो आप modern day आपका जो ये जो भी लिखा हुआ है I don't know, ठीक है, ये कैपिटल थी चाइनीज डायनेस्टीज की। वहाँ पर टांग डायनेस्टी थी, टांग डायनेस्टी। सो दिल्ली में क्या हो रहा था? तो दिल्ली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर बन चुका था विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द 13th सेंचुरी। तो उस टाइम पर 13th सेंचुरी में मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत आ चुकी थी। दिल्ली सल्तनत के बाद आपका मुगल जो है वो भी आए थे, जिसमें आपके सबसे पहले बाबर आए थे, ठीक है, देन फिर हुमायूं। इस्लाम का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। सो इन द इस्लामिक वर्ल्ड सिटीज लाइक बगदाद, कायरो वर मेजर सेंटर्स ऑफ नॉलेज, ट्रेड एंड इस्लामिक स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड।
बगदाद वॉज होम टू हाउस ऑफ विजडम वेयर स्कॉलर्स ट्रांसलेटेड ग्रीक, पर्शियन एंड इंडियन टेक्स्ट इनटू अरेबिक। सो मध्यकालीन एशिया में भी महत्वपूर्ण शहरी केंद्र थे जो व्यापार, राजनीति और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, इसमें आप लोग रेशम मार्ग के बारे में बताओगे कि कैसे वो एक व्यापार का मार्ग था। समरकंद और बुखारा जैसे नगर कैसे इसके पास स्थित होने के कारण वहां पर बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक वो केंद्र बन चुके थे। ठीक है, दिल्ली और दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। और जो ये आपका आधुनिक जो आपका शियान है, वो कई सारे चीनी जो राजवंश थे उनकी राजधानी भी वो थी। फिर आप लोगों को इस्लामी प्रभाव पढ़ना है, तो इस्लामी दुनिया में जो बगदाद और काहिरा जैसे नगर हैं मध्यकाल में ज्ञान, व्यापार और इस्लामी विद्या के प्रमुख केंद्र ये बन गए थे। बगदाद में एक हाउस ऑफ विजडम था जहाँ पर जो भी विद्वान, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, ग्रीक, फारसी, भारतीय ग्रंथों में उनका वहाँ पर क्या होता था, वो लोग क्या करते थे बच्चों, वहाँ पर अनुवाद करते थे। ठीक है, फिर आपको अर्बनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी लिखना है। सो जो टाउन्स हैं वो ग्रो हुए, यूरोप में भी हुए, एशिया में भी हुए। यूरोप में क्या हुआ, जो यूरोप के टाउन्स हैं वो डेवलप हुए मेडिवल स्टाइल में, आर्किटेक्चर वगैरह वहाँ पे जो है रोमन्स की और गॉथिक आर्किटेक्चर चलता था वहाँ पर। सो दी स्टाइल कैन बी सीन इन कैथीड्रल्स में, चर्चेज में आप लोग देख सकते हो गॉथिक स्टाइल जो है काफ़ी फेमस है। एशिया और चांग और बगदाद में अर्बन प्लानिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। वहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, पब्लिक स्क्वायर्स थे, मार्केट्स थी। ठीक है, इस्लामी मॉस्क थे और आपके मदरसा स्कूल वगैरह भी वहाँ पर थे, पगोड़ाज थे। सो यूरोपीय नगरों में मध्यकालीन वास्तुकला की शैलियाँ विकसित हुई, जैसे कि आपका रोमांस और गॉथिक। इन शैलियों को आज भी कैथीड्रल, चर्चों और नगर हॉल में देखा जा सकता है। नगरों में अक्सर संकरे रास्ते होते थे और वे रक्षा दीवारों से घिरे होते थे। बगदाद जैसे नगरों में शहरी नियोजन अधिक व्यवस्थित था। वहाँ पर चौड़ी सड़कें थी, सार्वजनिक चौक के बाजार थे। इस्लामी नगरों में सुंदर मस्जिदें और मदरसे, स्कूल वगैरह भी थे। ओके, फिर आपको टाउन्स की सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ बतानी है। तो मेडिवल टाउन्स में जो लाइफ थी उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेड, क्राफ्टमैनशिप, रिलीजन और पॉलिटिक्स सब चलता था। यूरोप के अंदर जो इकोनॉमी है वो ट्रेड और एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। मार्केट एसेंशियल थी गुड्स के एक्सचेंज करने के लिए। जो भी क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिसंस थे, वो अपनी शॉप्स में काम किया करते थे। जूलरी, पॉटरी का, टूल्स का काम करते थे। रिलीजन एक टाउन लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट था। जो चर्चेज हैं वो बनते थे कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के सेंटर। तो चर्चेज तो हमेशा ही कम्युनिटी एक्टिविटी के सेंटर बनते हैं। और अगर हम बात करें चाइना की, तो दिल्ली और बगदाद जैसे टाउन पर जो इकॉनमी है कैसी थी, वाइब्रेंट थी। वहाँ पर भी व्यापार, आर्ट और स्कॉलरशिप्स चलती थी। वहाँ पे मर्चेंट्स आते थे, आर्टिसंस आते थे। ठीक है, इस्लामिक सिटीज़ भी बन चुकी थी। ठीक है, इस्लामिक लर्निंग भी शुरू हो गई थी। चाइनीज़ टाउन्स में आर्ट, फिलोसफी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो गए थे। ठीक है, चाइना ने तो पेपर की भी खोज कर ली थी, छपाई वपाई की कला वाला विकसित वहाँ पर हो गई थी। ठीक है, बच्चों आप लोग इसकी पीडीएफ ले लेना मेरी वेबसाइट से, क्योंकि कई सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए होती है। नेक्स्ट आपको अपना कौन सा वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगी कि उसके जो क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स आप लोगों को अवेलेबल करवा दूँ, पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाए, ताकि जो है आप लोग अपनी रिवीजन भी कर सकें।